आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का चर्चा है। बात हो रही है कि जो गलतियाँ हो गई थीं, जो कोताहियाँ रह गई थीं, कोई जो इबहाम रह गए थे या जो शिकें शामिल नहीं हो सकी थी, उन पर अब एक कंसेंसस डेवलप किया जाएगा, उस पर बातचीत की जाएगी और 27वीं आईनी तरमीम की तरफ बढ़ा जाएगा। इस सिलसिले में जो पहली मीटिंग है बिलावल भुट्टो के दरमियान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, वो वीकेंड पर हो गई है और अब उस पर एक कंसेंसस डेवलप करने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। लेकिन इब्तदाई रद्द-ए-अमल जो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से आया वो बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे 27वीं तरमीम हो सकती है और हम खामोश नहीं बैठेंगे और सड़कों पर निकलेंगे, और एहतजाज की धमकी भी मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से दी गई। सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जो भी कुछ होगा वो कंसेंसस के साथ होगा, यानी मौलाना और बाकी अपोजिशन की जमातों को साथ मिलाकर किया जाएगा। जबकि इब्तदाई ताउस्सुर मौलाना ने इस पर यह लिया है कि शायद वो लोग जो मुबैना तौर पर ख़रीदे गए हैं या मौलाना और पीटीआई की पार्टी के लोगों को जो तोड़ कर अपने साथ मिला लिया गया है, उनके साथ या उनको साथ मिलाकर ये तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या हुकूमत क्या इस दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल करने जा रही है, यह अहम सवाल है। दूसरा, आज 26वीं आईनी तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो गई है। आबिद ज़ुबैरी साहब गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि जो आइन का जो ढांचा है उसको आइनी तरमीम के साथ तब्दील नहीं किया जा सकता। कुछ और भी उन्होंने कुछ और भी ग्राउंड्स ली हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि आइन तरमीम क्या आइनी बेंच के सामने लगेंगी चैलेंज होकर, या ये जो है वो लगेंगी अब जो रेगुलर कोर्ट है या रेगुलर बेंच है उसके सामने लगेंगी। और साथ ही साथ आज पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया है तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, पहली बात तो ये 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र शुरू हो गया है, ये अब क्या होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि कंसेंसस के साथ होगा। तो पीटीआई ऑन बोर्ड, कोई राब्ता पहला हो गया है पीटीआई के साथ इस सिलसिले में? देखें, बात यह है कि आपने समझा कि मैं ये समझता हूं कि हम इसको भरपूर कोशिश करेंगे कि पास ना हो सके। दोबारा मौलाना को कायल करने की कोशिश करेंगे कि इन्हीं चीज़ों पे चीज़ें जो हैं एंगेजमेंट के बाद वो टोन डाउन हुई थी, अगर ये दोबारा इसको लेके आ रहे हैं तो मौलाना साहब शुड नॉट सपोर्ट देम। मौलाना विल नेवर सपोर्ट देम ऑन मिलिट्री ट्रायल्स एंड कोर्ट्स। दिस इज व्हाट ही टोल्ड अस, जो उन्होंने हमें बताया था। सही है। नहीं, लेकिन इसमें शेख साहब कि अगर इस इबहाम को या गलतियों की इसलाह के लिए तरमीम लाई जाती है तो फिर तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए, फिर तो आप इसमें साथ दे सकते हैं। हमें तो एतराज नहीं होना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैंने आज राना सनाउल्लाह को सुना, उसने कहा जो चीजें पिछले मुसद्दों में से निकाली गई थी वो हम इसमें डालना चाहते हैं। तो अब जब राना सनाउल्लाह जैसा उनका एक सीनियर लीडर ये कह रहे हैं तो आई हैव अ रीजन टू बिलीव कि ये दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड आई मस्ट स्टॉप इट, एटलीस्ट ट्राई टू स्टॉप इट। सही है। लेकिन शेख साहब, आप पहले भी ज़ाहिर इस तरमीम के मुखालिफ थे। आप 4 तारीख को एक एहतजाज भी हुआ लेकिन उसके बाद वो फिर नहीं हो सका था। तो आप कैसे रोक सकते हैं इस तरमीम को अगर हुकूमत के पास नंबर पूरा है, आपके लोग भी शामिल हो? देखें, इस तरमीम ने रुकना तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही है ना। हाँ। और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर उस वक्त भी मौलाना साहब हमसे अलहदा होके वहां वोट ना करते और मेंगल साहब के वोट ना जाते, हमारे जो 5 आदमी चले गए वो चले भी जाते और मौलाना हमारे साथ रह जाते, मेंगल वाले हमारे साथ रह जाते, फिर भी ये तरमीम पास नहीं थी होती। तो उसमें उम्मीद की किरण है। लेट्स सी, अगर ये दोबारा लाते हैं तो हम चीजें रीअलाइन होंगी, अलायंसेस से बात होंगे, अपोजिशन इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे और लोगों को कायल करेंगे कि ये ज्यादती है, ऐसे ना करें और देखें बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश तो करते रहना चाहिए। सही है। शेख साहब, कुछ लोग आपके चले गए लेकिन कुछ लोग आपके जाने को आपकी इत्तलात के मुताबिक तैयार बैठे थे। आज क्या ये हुआ है कि असलम घुम्मन साहब को पार्लिमानी पार्टी के इजलास से निकाल दिया गया है? ऐसा हुआ है आज? कोई सच मेरे इल्म में तो बात नहीं है, मगर जिस वक्त आपको एक शो कॉज नोटिस दिया गया हो फॉर पोटेंशियल डिफेक्शन एंड फॉर साइडिंग विद द गवर्नमेंट, तो फिर आपका पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में बैठना मुनासिब नहीं है ना। तो हो सकता है ही वुड हैव वॉक्ड इन और वहां पे जो उस वक्त चेयर हो उसने कहा हो कि जी आप मेहरबानी करें, जब तक आपका शो कॉज का जवाब आके उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो जाता, तो इससे क्या फर्क पड़ता। सही है। तो ज़ैन कुरैशी साहब राब्ते में आ गए हैं सर, पार्टी के साथ ऑन बोर्ड हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, मीटिंग्स में या मामलात में, पर्सनली भी जाहिर है बहुत ज़ाती ताल्लुक भी होता है। ये 4 लोग किसी भी मीटिंग का हिस्सा नहीं है, मगर ज़ैन कुरैशी साहब की वजाहत का जो जवाब है शो कॉज का वो आ गया है। उन्होंने स्टेप डाउन किया डिप्टी पार्लिमानी लीडरशिप से भी जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता शो कॉज का।
विच इज अ वेरी वाइज एंड सेन थिंग टू डू। तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग 7 दिन का उनको टाइम मिला था, उन्होंने अपने अपने शो कॉज का जवाब दिया है, बस उसके ऊपर पार्टी फैसला कर लेगी। तो क्या जवाब तसल्ली बख्श है? ये तो वो कमेटी फैसला करेगी ना, जिसने डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उसके ऊपर फैसले का तयन करना है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज। हाँ सही है। तो शेख साहब, ये कमेटी ही का फैसला हतमी है या अल्टीमेट पावर इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि जैन की जो वजाहत है वो काबिल कबूल है असलम घुमन साहब की, या अल्टीमेट फैसला इमरान खान साहब के पास ही है। वो सिफारिशात मुरतब कर देंगे इस शो कॉज की रोशनी में और एक्शंस की उस पे, तो आगे खान साहब ही फैसला करेंगे। वैसे तो खान साहब ने जी। आज कहा है कि जिन्होंने पीटीआई से आईनी तरमीम पे डिफेक्शन की है उन्होंने कौम से गद्दारी की है। ये खान साहब का स्टांस है। क्या सब लोग राब्ते में हैं? क्या सब लोग इंटैक्ट हैं? आप कहते रहे हाँ बस एक आध बंदे की तरफ डाउट करते थे, आपको भी तो पता नहीं था कि 11 लोग गायब हो जाएंगे। सब के सब बंदे राब्ते में थे। ये जो 5 गए हैं ये भी राब्ते में थे। अच्छा। बट कब इन्होंने अपने ईमान का सौदा किया, कब इन्होंने जिल्लत खरीदी, कब इन्होंने बेगैरती करने का फैसला किया। ये बच्चे तो नहीं थे या कोई वो जानवर तो खुदा न खास्ता नहीं थे जिनको हमने जंजीरें डाल के बांध दिया था। वी टुक देम टू अ सेफर जोन्स, डेजिग्नेटेड जोन्स, जहाँ पे वो सेफ रहते। अब वहां से ये लोग जो वहां नहीं गए और वहां से जाके आके गायब हो गए, पार्टी तो यही कुछ कर सकती है ना जी। इमरान खान की टिकट के ऊपर बनने के बाद आपको खुद उस डिसिप्लिन का पाबंद रहना चाहिए। नहीं, मगर जैन का जो मामला है सर, जैन कुरैशी साहब तो जो हैं वो उनका अपनी फैमिली से भी राब्ता मुनक़ता हो चुका था पिछले कुछ दिन से। उनका ये बातें मैं इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा कि ये कमेटी खुद ही इसके ऊपर डिस्कशन करेगी। एक चीज हमारे कमेटी के हवाले से अंडर डिस्कशन है तो उसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है। सही है। चलिए सर, ये बताइए कि ये जुडिशल कमीशन का जो मामला है, इसमें आपने फैसला किया कि आप इसका हिस्सा बनेंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए जो पार्लिमानी कमेटी थी, आप उसमें नाम देकर भी उसका हिस्सा नहीं बने थे। आपको लगता था कि आईनी तरमीम लेजिटिमाइज हो जाएगी, अब भी तो हो जाएगी, अब क्यों फिर जुडिशल कमीशन का हिस्सा? सिर्फ आपको याद नहीं है, सिर्फ हमने ये नहीं कहा था कि आईनी तरमीम की को हम लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते या उसकी पैदावार से जो कमेटी बनती है। हमने साथ ये भी कहा था कि हम वी डोंट मैटर हेयर। 9 और 3 का मुकाबला था। वहां पे उन्होंने एक चीफ जस्टिस को जो सीनियरिटी का, जिसके ऊपर हमने बुनियादी तौर पे मुखालफत की थी 26वीं तरमीम की, उस प्रिंसिपल की वायलेशन के हवाले से वो बन रही थी। तो उसमें 9 बंदे एक तरफ थे और हम 3 क्या कर लेते, कोई फर्क नहीं होता। तो हमने वहां डेस्क बजाने, तकरीरें करने, कहानियां सुनाने जाना था। जो एहतजाज हमने करना था, ऑन रिकॉर्ड लाना था, मुखालफत करनी थी, वो तो हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर ली थी। मुखालफत सबने की। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे अब हमारा किरदार बहुत अहम है, बड़ा कलीदी किरदार है। इसलिए कि ये 13 लोग हैं। अगर हम 2 लोग जो है वो नहीं बैठते इसमें, हमारे लोग जो है, तो फिर ये बैलेंस जो है 5 के 7 का वो चला जाता है 7 का उनके पास, हुकूमत के पास। मगर अगर हम बैठते हैं और कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक वो बनती है, ऐसा इत्तफाक राय होता है कि 5 जज होते हैं और 2 हम हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत कैन बी डिफीटेड वेरी क्लियरली। देखिए यहाँ पे एक सिंपल मेजोरिटी से फैसले इस कमीशन में किए जाएंगे। यहाँ पे 1/3 मेजोरिटी के साथ भी इसको बुलाया जा सकता है। यहाँ पे कोई नहीं भी होगा तो इसका फैसला माना जाएगा। बेशक हमने 26 तरमीम में की और अभी भी कर रहे हैं, इसको चैलेंज भी करने जा रहे हैं 26वीं तरमीम को। याद रखिए, इसके बावजूद ये लॉ ऑफ लैंड तो बन गया, जब तक हम उसको चैलेंज करके उसका तिया पांचा नहीं कर लेते, तब तक हमने ये इंश्योर तो करना है कि अदलिया की खुद मुख्तारी और इंडिपेंडेंस में अगर हम कहीं भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं तो डालना चाहिए। तो उस पर भी डिस्कशन हुई पॉलिटिकल कमेटी पे, उन्होंने कहा कि उसमें नहीं बैठना। अब दोबारा पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कशन हुई है और खान साहब को भी बता दिया गया है, खान साहब की अप्रूवल है कि आप ठीक है इस कमीशन में बैठ जाएं। इसकी तौसीक भी जो है वो करवानी है उधर से कोर कमेटी से और फिर नाम चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हमारा कलीदी किरदार है, यहाँ वी कैन मेक अ डिफरेंस इन हेल्प इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सही है। लेकिन शेख साहब, उसमें जो असलम गौरी साहब का बयान बार बार सामने आया JUI की तरफ से, वो कहते हैं हमारी पीपल्स पार्टी के साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जस्टिस मंसूर ही के नाम पर इत्तफाक होगा, यानी एटलीस्ट पीपल्स पार्टी और JUI की हद तक तो ऐसा था। तो इम्कान तो फिर इस बात का मौजूद था कि आपको और भी हिमायती मिल सकते हैं। जो आप 9-3 का फिगर आप कह रहे हैं, ये तो शायद बाद में आपके सामने आया ना, ये पहले से ही आपको यकीन था? नहीं, ये तो अब सारी कहानियां हैं, ये अब सारी कहानियां हैं। अच्छा। जिन बंदों ने पूरा एंगेज करने के बाद हमने कहा कि वो वोट वहां डाल सकते हैं, और फिर जिस तरीके से बिलावल साहब जो है मौलाना साहब के घर आ रहे जा रहे थे, आपका क्या ख्याल है, तरमीम पास कराने के हफ्ते के अंदर अंदर ही इनके ईमान ताजा हो गए थे और उन्होंने वहां पे एक दूसरे से इख्तलाफ करना था।
ये सारियां गल्लां घरों मुका के आंदे ने, सिर्फ तमचे ना बखांदे ने। जेयूआई भी फिर डबल क्रॉस कर रही है, नहीं वो आपको कह रही है कि हम तो जस्टिस मंसूर के लिए राजी थे और पीपल्स पार्टी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नहीं ठीक है जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। देखिए, हम तो क्योंकि सिर्फ जेयूआई के साथ एंगेज कर रहे थे ना, हम तो हुकूमत के साथ एंगेज नहीं कर रहे थे, हमारा एंगेज करना बनता ही नहीं था। हम तो उन्हें ये कायल कर रहे थे कि तुसी वोट ना दो इन्हों। और उसी एंगेजमेंट के दौरान एक अच्छी चीज ये हो सकी कि हम मुसद्दे को टोन डाउन करा सके। और मगर वोट पे आके उन्होंने कहा कि अब मेरी मजबूरी है, वो अपना भरम बचाना चाहते थे। उनके भी एक दो बंदे अगवा हो गए थे, कुछ हमारे बंदे इधर उधर चले गए, तो वो चाहते नहीं थे कि ये सारी रौनक जो है खत्म हो। मगर बहरहाल उन्होंने एंगेज किया हमारे साथ, उस पर हमने उनको सराहा भी और उनका शुक्रिया भी अदा किया। वी आर अगेन एन ऑपोजिशन एंड विल ट्राई कि हमारी एंगेजमेंट जारी रहे। सही है। शेख साहब, आज सलमान राजा साहब दरख्वास्त लेकर गए हैं तौहीन अदालत की। इलेक्शन कमीशन का चलें किरदार जो भी है या आपकी उनसे इख्तलाफात उनके डिसीजंस की वजह से हैं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत लग सकती है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर? तो किस पर लगेगी ये तौहीन अदालत? इलेक्शन कमीशन पे अगर जज ये कह सकते हैं कि आप पे आर्टिकल 6 तो लग सकता है कि नहीं लग सकता? आइन की उस पे जजों ने कहा था ना, याद करें ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो सुप्रीम कोर्ट के ही जज ने दी। कॉन्सिक्वेंसेस। और मुझे याद है, अब मैं एग्जैक्टली आई कांट कोट, मुझे रिमेंबर, आई रिमेंबर, उन्होंने कहा ये तो आपने तो कबाड़ा कर दिया है ये सारे उस सिलसिले का, तो आप पे तो आर्टिकल 6 भी वो हो सकता है। तो अगर आर्टिकल 6 के हवाले से एक जज ऑब्जर्वेशन दे सकता है तो तौहीन अदालत भी लग सकती है। केड़ी गल है? अच्छा, मतलब एक आईनी इदारा अदालत की तौहीन नहीं कर सकता, यानी पूरे सारे मेंबर्स के खिलाफ तौहीन अदालत लगेगी फिर आपके ख्याल में? couldn't hear, sorry। सर, सारे मेंबर्स के खिलाफ तौहीन अदालत होगी फिर आपके ख्याल में? सब पर ये चार्ज लगेगा? कमीशन तो पूरा होता है ना जी, कमीशन एक मेंबर तो नहीं होता ना जी, कमीशन तो फिर पूरा ही होता है जी। सही है। शेख साहब, आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, फवाद चौधरी की भी, सलमान राजा साहब की भी। क्या कोई नई हिदायत आई है इमरान खान की तरफ से पार्टी के लिए? मेरे ख्याल में जो हिदायत आई हैं वो सिर्फ पार्टी के लिए है, इट्स नॉट फॉर द पब्लिक। वो आज पार्लिमानी पार्टी के अंदर राजा साहब गए थे और उन्होंने वहां पे जो मुतलका लोग थे उनको बता दिया है। अभी शाम को हम दोबारा बैठेंगे तो वो शेयर करेंगे। कोई बस उन्होंने यही कहा है कि जिन्होंने आईनी तरमीम पे वोट परे डाला है उन्होंने कौम से गद्दारी की है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि अब आप जो है चीजों को बेहतर तरीके से लेके चलें। कुछ और मशावरतें हैं जो मैं आपके साथ स्ट्रेटेजिकली टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकता। फैसल चौधरी को लीगल टीम का हिस्सा बना लिया गया। मुझे इसका इल्म नहीं है कि वो लीगल टीम का हिस्सा बने या नहीं बने। हाँ, मुझे ये पता है कि खान साहब ने कहा है कि इन मामलात को आप लोग खत्म करें और ये ना करें। और उस पे फैसल चौधरी साहब की एक ट्वीट आई है, अभी मैंने देखी है, बड़ी हौसला अफजा ट्वीट है। उन्होंने कहा कि सलमान अकबर राजा साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका एहतराम करता हूँ और हमें मिलकर खान साहब के लिए काम करना है। सो इट्स गुड, वेरी गुड। सही है सर। फवाद चौधरी के लिए जो पैगाम आज इमरान खान ने दिया है बकौल फैसल चौधरी साहब के, वो ये है कि उनसे कहें, फवाद से कहें कि वो पार्टी और उनके लोगों के खिलाफ, की लीडरशिप के खिलाफ बयान ना दें। ऐसा कह के या हिदायत करके आपके ख्याल में फवाद चौधरी को ऑन नहीं कर लिया इमरान खान ने सर, कि वो उन्हीं का हिस्सा है? आई डोंट नो, मैं नहीं समझता। अगर कोई इस किस्म का पैगाम दिया है और फैसल चौधरी साहब वो लेके जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ठीक है, उनको दे देना चाहिए। तो फर्स्ट फवाद चौधरी को फिर इसका मतलब है कि सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इमरान खान उनके लिए? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिन लोगों ने खान साहब के साथ काम किया है उन्हें खान साहब का मुझसे बेहतर अंदाजा है, और बेहतर यही है कि खान साहब की पार्टी को में जो लोग वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं, खसूसन जिन्होंने 9 मई में खान साहब को छोड़ा है जी, खान साहब की पार्टी को तंग न करे। क्योंकि जब आप दोस्तों को तंग करते हैं और आपने उन्हीं लोगों के साथ जाने की ख्वाहिश भी रखते हैं तो फिर चीजें उस तरह नहीं होती। तो खान साहब इन चीजों को बेहतर समझते हैं। हमारे लिए तो देखें जी, खान साहब भी आखिरी लाइन है। खान साहब को वापस लेना है, किसको नहीं लेना है, ये खान साहब का फैसला है। खान साहब ने लास्ट टाइम आई रिमेंबर उन्होंने कहा था कि जो छोड़ के चले गए 9 मई पे वो कभी वापस नहीं आएंगे। आई वाज देयर व्हेन ही सेड इट। तो कल अगर वो फैसला चेंज करके किसी को वापस ले लेते हैं तो वो उनका फैसला है, हम सारे उसके पाबंद होंगे, इसमें कौन सी बात है? सही है सर। अभी तक तो बहरहाल मेरे पास तो उनका हतमी फैसला, मुझे तो यही याद है, वो कहते थे जो गए सो गए और जो खड़े रहे वो बराबर नहीं हो सकते। बराबर नहीं हो सकते। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। मैं लास्ट कमेंट आपका लेना चाहता हूँ। बुशरा बीबी के सियासत में आने के हवाले से आपकी राय में और फवाद चौधरी का मैं जिक्र करता हूँ, उनकी राय में फ़र्क है। मैं सुनवाना चाहता हूँ फवाद चौधरी ने क्या कहा है और आपके हवाले से भी ज़ाहिर तौर पर चूँकि कमेंट किया, तो आप चाहें तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सुनिएगा ज़रा।
लोगों के हाथ में पार्टी है और ये रोज ऊपर से ये कह देते हैं आके, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे KP CM हाउस में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जी वो बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आ सकती, जी हलीमा खान सियासत में नहीं आ सकती। भाई और कौन आएगा? 100% बुशरा बीबी और हलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आए, वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें और आके इमरान खान को बाहर निकालने की हिकमत अमली बनाएं। इन खलंडरों के हाथ में ना पार्टी छोड़ दें, इनसे कुछ नहीं होना और नहीं हुआ। 450 दिन से इमरान खान अंदर है। तब पार्टी खलंडरों के हाथ में, और प्लस ये कि बुशरा बीबी को क्यों सियासत में नहीं आना चाहिए सर आपके ख्याल में? देखिए जी, उसकी दो वजूहत है। पहली वजूहत तो ये है, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई ने कहा कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वहां बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बात के लिए अर्ज कर दूं कि मैं तो यहाँ अपने कोर्ट केसेस की वजह से आया हुआ हूँ, मैं यहाँ को रूपोश होकर नहीं बैठा हुआ। और मैंने कल भी यहाँ पे मुलाकातें भी की हैं। मैं मरकजी सेंटर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो इस हवाले से ये सूबे की भी जिम्मेदारियां मेरे पे हैं। मैंने बहुत से लोगों से यहाँ मुलाकातें की हैं। बंदे समझ देने में जरा KP जाके बह गया, पता नहीं सिर्फ रूपोश हो गया जी, कोई गल नहीं, मगर वो भाई है। वो अगर इसी बात पे उसको को पजीराई लोगों से मिलती है तो भाई है, कोई नहीं, जय जयकार करानी अपनी कराल है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने काम है, अपनी जिम्मेदारी है। ये लोगों के बयानों और ट्वीटों की वजह से तो नहीं हम मिनट बाद आगे पीछे हो सकते। नंबर 1। नंबर 2, जो पैगाम उन्होंने दिया है हलीमा साहबा को या बुशरा बीवी को, उन्होंने भी सुन लिया होगा। अब उन्होंने किसके कहने के ऊपर ये फैसला करना है कि उन्होंने सियासत करनी है, ये तो मेरे ख्याल में आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। दूसरी बात ये है, हमें तो एक बात याद है जो कि मेरे कायद ने इमरान खान साहब ने कही थी कि मेरी फैमिली का कोई भी आदमी सियासत नहीं करेगा और क़यादत सिर्फ एक ही है और वो इमरान खान साहब की अपनी जात है, बाकी सब जिम्मेदार हैं। और कायद हमारी जिंदगी में तो तब्दील हो नहीं सकता। कोई चेयरमैन बन जाए या कोई जनरल सेक्रेटरी बन जाए खान साहब के ना होते हुए, तो वो तो हमारे लिए तो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एज एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैं भी जिम्मेदार हूँ। कल अगर मैं अच्छी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ तो खान साहब मैंने कहेंगे यार तुम छड़ दे, किसी और कम करने दे, किसी और आ जाएगा या मैं खुद छोड़ दूंगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उसी तरीके से मैं अपने भाइयों को ये कहूंगा, जी आपने मशवरा दे दिया, अल्लाह अल्लाह खैर, चलो ठीक हो गया। मशवरे देने ते किहड़ी को फीस लगदी है, किहड़ी को पाबंदी है। सही है, तुसी भाइयों साडे असीं तुहाडा एहतराम करदे हां और मैं ये समझता हूं कि जो खान साहब का फैसला है कि फैमिली को दूर रखने का, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये मौरूसियत वाली पार्टियां हैं, मैं अपनी पार्टी में नहीं चाहता। कल खान ये कुलिया चेंज कर दे, साड़ी से रखा थे, ठीक, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मगर ये किसने करना है? उनकी सियासत का फैसला ये वो हमारी दोनों बुशरा बीबी और वो हलीमा खान साहबा, ये दोनों के अपने जाती और खान साहब के फैसले हैं। ये साडा तुहाडा या फवाद और या फैसला तो नहीं ना। ठीक, सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सेक्रेटरी इत्तलात PTI हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अब शैला रज़ा साहबा मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, MNA। बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं शैला साहबा। आरफा नूर साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर तर्जयकार हैं। आरफा साहबा खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम, यहीं से आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी किया। शैला साहबा, महज एक हफ्ते के बाद ज़रूरत पड़ गई 27वीं तरमीम की, क्यों? मेरे ख्याल में अब तक किसी भी जिम्मेदारी से इसका लीडरशिप ने कहीं भी, राना सनाउल्ला साहब ने कह दिया, राना सनाउल्ला साहब ने ये कहा है कि मेरी प्रेजेंस में कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने कहा इत्तफाक नहीं हुआ अभी किसी बात पर, लेकिन डिस्कशन हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और देखें, बात यह है कि अगर आइन में तरमीम आनी है या कुछ आना है तो करेगी तो पार्लियामेंट ही ना। हाँ। तो अगर आएगी भी तो क्या है, अगर नहीं आएगी जब भी कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आएगी जो भी आएगी तरमीम, चाहे 27वीं हो 28वीं हो, आगे जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी अच्छी होगी जब पार्लियामेंट कंसेंसस से लाएगी। लेकिन तो बिलावल साहब के पास दूसरा रास्ता मौजूद है ना, ब्रूट मेजोरिटी वाला। एक बात थी, लेकिन आपने खुद ही देख लिया कि सबसे ज़्यादा चेयरमैन बिलावल ही ने चाहा कि कंसेंसस हो, वरना हुकूमत तो शुरू दिन से कह रही थी। और हमने तो एक दिन बढ़ाया क्योंकि PTI ने 4 अमेंडमेंट दी थी, जिसमें से 2 एक्सेप्ट हुई थी।
कमेटी में 2 जो थी ऐसे ही थी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम जो हैं अपने लीडर से मिल लें, तो एक दिन बढ़ाया कि जाइए जाके मिलकर आए। पता हमें था ये आके नहीं पे हट जाएंगे, हालांकि वो चाहते थे कि वो शामिल हों इसमें। उन्होंने मौलाना को भी पूरी तरह से इजाज़त दी थी, और ख़ुद भी, जैसे मैंने कहा कि 4 अमेंडमेंट उनकी भी थी, और लेकिन अब कुछ और वजूहात की बिना पर उन्होंने फैसला किया कि वो वोट नहीं, वही था जैसे पहले भी आपको याद होगा कि जब एक डेलीगेशन पीटीआई का बना था जिसमें शाह महमूद भी थे और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात थी, तो उन्होंने कहा था कि 80% हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ था कि वो सबटैच कर दिया गया था। तो ये भी यही हुआ। फिर बेचारों ने कोशिश की कि चीफ जस्टिस के लिए जो कमेटी बनी है उसमें वो जाएं, पार्टिसिपेट करें, लेकिन फिर उनको पता चला कि एक पार्टी कमेटी बनी हुई है जिसे सलमान अकरम राजा हेड कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया, जिससे डिफरेंसेस हुए। फिर आज पता चला कि अब जो बेंच के लिए कमेटी बनी, जुडिशल कमीशन, उसमें वो सही है। उसमें भी हमने शेख साहब से पूछा, वो शेख वकास साहब कह रहे हैं कि उस वक्त बचपन में एक खेल खेला करते थे, ऊंच नीच कभी ऊपर चढ़ जाते थे। सही है। चलिए, मैं आरफा साहिबा, ये डिस्कशन में तो आ गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने जब मैंने जो उन्हें सुना, मैं तो ये समझ पाया, उन्होंने कहा कि हाँ डिस्कशन हुई है, अभी उसके कंटेंट पर इत्तेफाक नहीं हो पाया, और उन्होंने कहा कि जी कंसेंसस से लाने की कोशिश करेंगे। आपके ख्याल में महज 1 हफ्ते के बाद तरामीम का आना, क्या इसकी वजह यह है, या इस पर गौर होना चाहिए, इसकी वजह यह है कि उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं, उसको दुरुस्त किया जाना जरूरी है? शुक्रिया असद साहब। जी बिल्कुल हो सकता है। जिस तेजी से ये तरमीम की गई थी और जिस तरीके से की गई थी, अगर इस वक्त अगर ये हमें कहें कि अब उसमें गलतियां रह गई हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हम में से किसी को भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। देखिए, आईनी तरमीम कोई मजाक तो नहीं होती और होनी तो नहीं चाहिए, बट खैर पाकिस्तान में बहुत कुछ पिछले दिनों में हो रहा है, तो ये भी सही। आपको याद होगा बचपन में हम दूसरे दिन टेस्ट होता था या मजमून 10 दिन पहले टीचर ने दिया, अगर आखिरी रात को ही उसको लिखने बैठेंगे तो उसमें गलतियां तो होंगी, फिर 10 में से 9 नंबर तो नहीं आएंगे, वो 2 या 3 ही आएंगे। तो मेरे ख्याल में इस तरमीम के साथ भी यही हुआ है। कुछ मालूम नहीं था कि कौन सा ड्राफ्ट फाइनल हुआ है, किस वक्त फाइनल हुआ है, आखिरी मिनट तक उसमें तब्दीलियां हो रही थी, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे भी लग रहा था कि कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, तो फिर उसमें गलतियां तो रह गई होंगी। मगर काश, और मैं ये कह रही हूँ कि मेरी उम्मीद है कि सिर्फ गलतियां ही रह गई हैं, जो इनको ये ठीक कर रहे हैं उसमें कोई नई चीजें ना डाल दें। बिकॉज जो अफवाहें हम सुन रहे हैं शहर के अंदर, और वो पिछली तरमीम को पास होने से पहले ही शुरू हो गई थी कि इतनी ज्यादा चीजें इसमें से या ख्वाहिशात लोगों की जो है वो पूरी नहीं हुई, कि अब अगली आईनी तरमीम तो आई के आई। तो मैं तो सिर्फ ये छोटी सी ख्वाहिश ही है मेरी, लेकिन वो बस गलतियां ही ठीक करे, आगे ना ले जाए। लेकिन मौलाना इस पर जो रद्द-ए-अमल कर दिया, कहना चाहती हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप मुंतखब नुमाइंदों के लिए बात करते हैं तो उसमें शायद का अल्फाज कम होने चाहिए। और हमने बड़े बड़े ममालिक में देखा कि ओथ भी पूरे के पूरे गलत हो जाते हैं और दोबारा लिए गए। अब एक पार्टी ने सिर्फ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, कंसेंसस में वो बैठी हुई थी साथ। गलती हो गई तो क्या हुआ? यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े जजेस कब से बैठे होते हैं, तो आप तस्लीम करें कि गलती हो गई? नहीं, मैं तो इतना कानून नहीं जानती कि मैं शायद के ऊपर जो है तज़िये बना दूं। कमेंट किया मैं ये समझती हूँ कि अगर गलती भी हुई है, जब भी पार्लियामेंट सही करेगी, और अगर और कुछ करना चाहती है, लेकिन ज्यादा बेहतर तो यही होता ना कि गलती ना हुई होती, इस पर पूरी तरह से काम कर देता। चलिए फैसल चौधरी साहब, फैसल साहब, क्या हुआ आज? खान साहब ने कोई जफ्फी डलवा दी या मसला हल हो गया सलमान राजा साहब के साथ, और आप लीगल टीम में आ गए हैं, क्या हिदायत क्या हैं? देखिए, मेरा तो खैर मसला नहीं था। खान साहब की जो आज मुलाकात हुई, उन्होंने सब प्रपोजल को अप्रूव नहीं किया और उन्होंने मुझे अपनी ड्यूटीज कंटिन्यू करने की जो है वो हिदायत की, और इन कोऑर्डिनेशन जो है वो सलमान अकरम राजा साहब के, तो ये मामला वहाँ पे हुआ। वो मामला ओवर हो चुका है, अब हम इससे आगे हैं। हम यकसू हो के खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो कोशिश जारी रखेंगे। जो मेरे ज़िम्मे लीगल ड्यूटी होगी वो मैं लाजमी करूँगा।
सही है। फैसल साहब, एक चीज़ और बस आज की मीटिंग में पूछना चाहता हूँ, ये फवाद चौधरी साहब के हवाले से क्या खान साहब ने कोई मैसेज दिया है, कोई सख्त पैगाम रिपोर्ट हुआ है कि सख्त पैगाम दिया है, कहीं रिपोर्ट हुआ है कि नहीं, कहा है कि जी आप पार्टी पर तनकीद ना करें, तो क्या कहा आपको फवाद चौधरी के लिए? देखिए, खान साहब ने जो मैसेज दिया मैंने एक्स पोस्ट कर दिया, और वही मैसेज था कि उनका यही मैसेज था कि जो पार्टी के अकाबरीन हैं वो उनके खिलाफ बयान न दें, और वो उनके पार्टी के अकाबरीन के पे कोई जो है वो गुफ्तगू ना करें, और जो है सारे जो पार्टी के अकाबरीन हैं वो मुतफिक होकर खान साहब की जो ज़ात है और उनके जो मसाइल हैं उनके ऊपर तगोदो करें। तो यही बात जो है मैंने फिर पब्लिकली भी बता दी कि फवाद साहब को ये एक पैगाम जो है पहली दफ़ा खान साहब ने मुझे कोई पैगाम दिया और वो मैंने दे दिया। सही है। लेकिन इसमें बैनुसुतूर कुछ लोगों का तज्जिया यह है, वैसे आरफा साहब अगर आप पहले कमेंट कर दें फिर मैं वापस आता हूँ, कि फवाद चौधरी को क्या ऑन कर रहे हैं इमरान खान, क्योंकि किसी गैर को तो हिदायत नहीं जारी कर सकते कि आप ये ना करें और वो ना करें। PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों को तो खान साहब नहीं कह सकते, या वो लोग जो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। तो क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर शो किया है ये बयान देके इमरान खान ने आज फवाद चौधरी के लिए? जी, ये मेरे ख्याल में मैं भी यही कहूंगी कि ये सारा वाकया सुन के मुझे ज्यादा यही आपकी तरह सवाल ज्यादा उठे हैं, रादर देन सेइंग कि मैं कुछ इसके ऊपर कैटेगोरिकली कह सकती हूँ। बहुत एक अजीब सा अकाउंट है कि एक तरफ उन्होंने हिदायत भी दी है, मगर फिर साथ में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमें लगे कि वो पार्टी में वापस भी आ रहे हैं। फैसल चौधरी साहब के थ्रू ही ये पैगाम पहुंचा है। तो मेरे ख्याल में ये जो भी ये मैं तज्जिया ही कर सकती हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो जमात का हिस्सा है कि नहीं, वो अभी रहेगी। आई डोंट थिंक कि ये कैटेगोरिकली कोई सेटल हो गया। उसके लिए हमें इमरान खान साहब से एक ज्यादा वाज़े पैगाम चाहिए होगा। अभी देखते हैं कि बाकी रहनुमा भी क्या कहते हैं। आगे पॉलिटिकल कमेटी की जब मीटिंग होगी, अगर इमरान खान साहब से, उसमें क्या पैगाम आता है। It's a bit for me personally, I think it's still a bit too unclear to कि हम हतमी तौर पे कुछ कह सकें कि फवाद चौधरी साहब जमात में वापस आ गए हैं कि नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए जरा कुछ लीगल मामला पर मैं फैसल साहब की और फिर शैला साहबा की भी राय लेता हूँ। ये आज तहरीक इंसाफ ने फैसल साहब रुख किया है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन। जी जी, देखिए मैं जरा क्लैरिफाई करना चाहूँ। देखिए, फवाद साहब जो है पार्टी में किसको रखना है नहीं रखना है, ये इमरान खान साहब का अपना फैसला है, और अपना उनका किस वक्त अगर उन्होंने करना है ये नहीं करना है, दैट इज प्योरली अप टू हिम। तो ऐसा कोई जो है मैसेज ना मैंने दिया है ना है, और मैं खान साहब का जो मैसेज मुझे फवाद साहब के लिए मिला वो मैंने पब्लिकली ये किया है। लिहाजा इस पे जो क्या सराहियां हैं वो ना ही की जाए तो बेहतर है। जब अगर कोई खान साहब बुलाएंगे, किसी को मौका मिलता है, तो वो भी इतला जो है वहाँ पहुँच जाएगी। अभी तक जो है मामलात जो है खान साहब की रहाई पे, खान साहब इस पे फोकस है। तो चाहे वो फवाद साहब हों, वो बाहर अगर हों या अंदर हों, या जितने भी कारकुनान हैं, लीडरान हैं, या हम जैसे छोटे वकील हैं, बड़े वकील हैं, हमारी जो यकसुई के साथ जो है वो एक ही कोशिश है कि खान साहब की रहाई मुमकिन हो। साहब, आपने एक्सपोज तो कर दी, लेकिन फवाद साहब को फोन करके डायरेक्ट भी बताया है कि खान साहब ने आपके लिए कहा है? उस एक्सपोज पे फवाद साहब का जवाब भी आ गया, लिहाजा मामला आगे बढ़ाइए। सवाल कीजिए, आप अच्छा सवाल कर रहे थे कोई। चलें, नहीं मैं तो अगले सवाल पर चला गया था, आप वापस आए क्लैरिफाई करने के लिए। तो चलिए मुझे सर ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर गए हैं, आपकी राय इस पर क्या है कि क्या तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के ऊपर लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और वो आर्टिकल 204 के जुमरे में आते हैं, आर्टिकल 189 पे और आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बाइंडिंग होता है। और कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उसको अगर वो नहीं करती है अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो चुका है, बल्कि स्पीकर नेशनल असेंबली भी जो है वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं, और उनका जो ऑफिस है उन्होंने उसके वकार को काफी मजरूह किया है। अपने सर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर फर्ज कीजिए कोई इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन के साथ है, उसको क्या सजा, मतलब क्या सजा हो सकती है? उसको ओहदा छोड़ना पड़ सकता है,
या उसको कोई आम लोग जो तौहीन अदालत करते हैं उनको जेल हो जाती है, कोई इस तरह की सजा हो सकती है? जी, उनको भी 6 महीने तक सजा हो सकती, 6 महीने तक सजा का तयन जो है, मुद्दत का तयन जो है वो अदालत जो है वो करेगी। और इस मामले में आपको याद होना चाहिए, अगर वज़ीर आज़म जो है यूसुफ रज़ा गिलानी महीने की सजा उनको मिल सकती है, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वज़ीर आज़म होता है कानून के और आइन के मुताबिक। और ये जो मामला है उनका नीचे इलेक्शन कमीशन जो है एक इदारा है, और ये एक अजीबो गरीब मंतक जो दी जाती थी कि ये आइन के तहत क्रिएट किया इदारा है। तो मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में कौन सा गैर आइनी इदारा है जो काम कर सकता है? इवन पीएम का ऑफिस जो है वो भी आइन के तहत बनी हुई लेजिस्लेशन के तहत काम करता है, और इवन बड़े से बड़ा ओहदा भी आइन के तहत काम करता है। और लिहाजा ये एक जो मंतिक थी वो बिल्कुल ही फ्लॉड थी, और ये कहा जाता था कि आइन के तहत बना गया इदारा है, तो आइन के तहत हाई कोर्ट भी तो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, तो फिर उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक सबसे आला अरफा अदालत है इंसान के कानून के मुताबिक, वो सुन, तो ये बात तो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। सही है, बिल्कुल ठीक है। शैला साहबा, दो रास्ते थे, दो ऑप्शंस थे इलेक्शन कमीशन के सामने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें, या हम पार्लियामेंट की जो स्पीकर साहब की जो खत आया या पार्लियामेंट एक्ट जो है वो मंजूर हो गया है उस पर अमल दरामद करें। उसी क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप हमारे ही फैसले पर अमल दरामद करें। तो आपके ख्याल में बिल्कुल इबाहम ख़त्म नहीं हो गया? अब इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तें देनी चाहिए पीटीआई को? अब ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान बात है। मैं तो इतना कानून जानती नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानती, जैसा लिखा होता है उसे पढ़ लेती हूँ। लेकिन आपके स्पीकर साहब की जो इंटरप्रिटेशन है, आप भी स्पीकर साहब ने ये कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन की बात सुनते हैं। हाँ, तो नहीं, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। सही है, बात वो वाजे कर रहे हैं कि हमें जब तक नोटिफाई इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, फिर उन्होंने JUI की खातून का भी नाम लिया कि वो आती नहीं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन से नहीं आया था उनका नोटिफिकेशन तो नहीं कर सके। मिसाल के तौर पर हमारे सबके नाम हमारी पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन में भेजती है, इलेक्शन कमीशन हमें इंटरव्यू के लिए बुलाता है, हमारे पेपर वहाँ से सारे वेरीफाई होते हैं, फिर उसके बाद हमारा नोटिफिकेशन वहाँ से निकलता है, कोर्ट से नहीं निकलता। तो ये है बात। सही है। तो आरफा नूर साहबा, अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन तो अपनी पोजीशन एक तरह से लेके बैठा हुआ, और जो प्रोसेस है वो यही है इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बगैर। जो स्पीकर साहब ने जिस तरफ इशारा किया वो सही बात कर रहे हैं, शायद ये मीडिया में पहले रिपोर्ट ठीक नहीं हुआ था, उनका इशारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस यही है कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करेगी, उस नोटिफिकेशन के ऊपर नेशनल असेंबली अमल करेगी। तो लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं करेगा तो स्पीकर नेशनल असेंबली नहीं कुछ कर सकता, और स्पीकर जो असेंबली जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल दरामद का हुक्म भी इलेक्शन कमीशन को दिया गया, इसीलिए ये वजह है कानूनी तौर पर। नहीं, लेकिन स्पीकर असेंबली ने भी तो लिख के भेजा ना सर, 2 खत लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को और कहा है कि आप हमारा एक्ट माने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मत माने। ये भी तो स्पीकर साहब की राय तो वाज़ेह है ना। अगर तो ये मंदरजात हैं खत के, तो ये तो तौहीन अदालत के जुमरे में आएंगे, लेकिन ये खत के मंदरजात हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। सही है। आरफा नूर साहब, आपके ज़ाहिर है, अब ये हमने भी रिपोर्ट किया, उसको उस पर प्रोग्राम भी किया जब स्पीकर साहब की तरफ से ख़त लिखा गया, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी, क्योंकि नई अदालत है या एक तरह से नए चीफ जस्टिस हैं, नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, नया माहौल दिखाई दे रहा है। आज फुल कोर्ट इजलास मीटिंग हुई है, उसमें काफ़ी चीज़ें एक अच्छा वो ग्रुपिंग का जो तासुर था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस मामले का जो तौहीन अदालत वाला है, ये कैसे सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी? असद साहब, मेरे लिए भी ये कहना तो बहुत मुश्किल है। जैसे शैला साहिबा ने कहा, मैं भी उसी बात को दोहराऊंगी कि मुझे तो इतना कानून नहीं मालूम, मगर आप अगर मुझसे सियासी तौर पे पूछे तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो एक माहौल है कॉन्फ्रंटेशन का एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, मुझे लगता है कि वो अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब हो सकता है अभी खामोशी तो है ही सही, मगर कोशिश तो यही होगी कि चाहे वो ये रिजर्व्ड सीट्स का मामला है या कोई और मामले हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से अगर जो अहकामात आते हैं तो ना तो हुकूमत और ना इलेक्शन कमीशन किसी मूड में है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन इश्यूज के ऊपर पुश बैक किया तो
जो कि मुझे लगता है कि चांस है कि वो करेंगे, तो ये कॉन्फ्रंटेशन तो अभी बढ़ेगी। अभी यही जो 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है, ऑब्वियसली क़यास-ए-राई तो नहीं करनी चाहिए, मगर असल में बदकिस्मती हमारी ये है कि इस्लामाबाद में बहुत सारी क़यास-ए-राई जहाँ गलत होती है, बहुत सारी सही भी हो जाती है। तो ये कानून साजी अगर होगी 27वीं तरमीम में, तो उसका कहीं ना कहीं तो अदालत से भी ताल्लुक निकलेगा। इस सुप्रीम कोर्ट का माहौल कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है अगर आप चंद दिन पहले से कंपेयर करें तो ये जो बेहतर होता हुआ माहौल है ये हुकूमत के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि बहरहाल हुकूमत नहीं चाहती थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की ये शक्ल हो जो चंद दिन पहले एक ऑर्डिनेंस लाकर तब्दील की गई थी। तो क्या हुकूमत के लिए चैलेंजिंग भी हो सकती हैं चीज़ें? बिल्कुल असद साहब, यही तो हम बात कर रहे हैं 27वीं तरमीम की। भाई क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों लोग उसकी गुफ्तगू कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हर चैलेंज को जो है ना आपने एड्रेस करना है। देखिए इस वक्त हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनकी हालत वो है जैसे हम याद है बचपन में अंग्रेजी का जब या उर्दू का जो एक पेपर होता था उसके लिए एक ऐसे हम रट के चले जाते थे कि आज हम पिकनिक पे गए। अब अगर वहां आ गया कि हवाई जहाज के सफर पे आप ऐसे लिखें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तो पिकनिक ही फिट करनी थी ना, क्योंकि रटा हुआ था। तो अब हुकूमत का भी ये हाल है। हुकूमत के लिए मसला क्या है कि भाई मंसूर अली शाह साहब के को कहीं आपने फिट नहीं होने देना। और आप जिक्र कर रहे हैं अकील साहब का, वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने हमें सीनियरिटी की एक नई डेफिनेशन दे दी है। तो ये सब वही चीजें हैं कि मजमून जो है वो जो रटा हुआ है उसको उसी तरह फिट करना है। तो उसके लिए अब जो मर्जी करना पड़ जाए। सही। शहर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? देखिए मुझे हुकूमत का तो नहीं पता, लेकिन हाँ आपको जब इतनी बातें खामखा पता चल रही हैं कि 27वीं तरमीम भी आएगी तो ये बात तो पता ही होगी कि पीपल्स पार्टी मंसूर अली शाह को बनाना चाहती थी। बिल्कुल बनाना चाहती थी, और ये बात बाहर भी आई जो कि मुझे नहीं मालूम, आप ही के चैनल से पता चली कि पीपल्स पार्टी ने मंसूर अली शाह का नाम लिया था। ठीक है, और JUI की तरफ से भी आया था। ये बात मुझे चैनल्स ही से पता चली, और चेयरमैन ने भी पहले कहा था कि हमारे जो हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह। तो फिर ये जो कमेटी थी पार्लियामानी कमेटी उसमें 2/3 अक्सरियत से कैसे हो गए? नहीं हो सकी ना। फिर जब अगर एक बात नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन हमारे लिए मसला नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि मजमून कोई भी हो, अगर इंग्लिश आती है तो रटी हुई चीज़ को भी चेंज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है तो इंग्लिश आती है या नहीं आती, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने आइन बनाया है वो कोई फक्कड़ लोग हैं, जिन्होंने तरमीम की है वो फक्कड़ लोग हैं। वो पाकिस्तान के बेहतरीन जो हैं माहिर आइन और क़वानीन हैं जो बैठे हैं, और कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारा बैरिस्टर नहीं बैठा। हाँ सही है, लेकिन जिनका कलीदी किरदार था मौलाना का मुसवदा तैयार करने में बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे शो में कह रहे थे 6 सवालों के जवाब में कि हाँ यहाँ तो इब्हाम मौजूद है। फैसल चौधरी साहब सही कह रहे होंगे क्योंकि बैठे तो वो भी थे, अगर वो बैठे थे और फिर भी इब्हाम है तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आरफा नूर साहब, शैलजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।